हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं हीट ट्रांसमिशन का पहला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। उस वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन तक की बात की है। उसके आगे बच्चों अगला लॉ जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बड़ा ही महत्वपूर्ण लॉ, छोटा सा है बट जनरली एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मैं अक्सर देखता ही हूँ, आपके नीट एग्ज़ाम में या जेईई में आता ही है। तो आइए देखें ये लॉ क्या है। बच्चों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हमें पता है हर एक बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से हमेशा थर्मल रेडिएशन को इमिट करता रहता है। अब थर्मल रेडिएशन कौन से फॉर्म में निकल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में थर्मल रेडिएशन निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो तमाम सारे तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकाल रहा होगा। ज़्यादातर इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है, मैंने बताया। और दूसरी बात यह है कि सबके वेवलेंथ बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे। कुछ ऐसा होगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा, कोई ऐसा भी इसमें होगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, कोई वेवलेंथ ऐसा भी होगा जो सबसे कम होगा। तो बच्चों, यहाँ कम या ज़्यादा वेवलेंथ की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा रेडिएशन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी में निकलता हो उसका वेवलेंथ। बच्चों, हमने मान लिया मैक्सिमम इंटेंसिटी में जो इससे निकल रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा एम है। देखिए, इसका मतलब बच्चे नहीं समझ पाते, इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ। नहीं सर, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर तमाम सारे वेवलेंथ निकल रहे, तमाम सारे। कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, किसी का वेवलेंथ चलो कुछ होगा कम ज़्यादा, बशर्ते वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी में निकल रहा होगा, उसके फोटॉन की संख्या यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा होगी। या सही बात तो ये है सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी में वो निकल रहा है होगा। इंटेंसिटी इन दी सेंस एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो बच्चों, ऐसा वेवलेंथ इसमें कोई सा तो होगा जिसको हमने क्या लिखा? लैम्डा एम। लैम्डा एम इन दी सेंस, लैम्डा एम इन दी सेंस वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कतई ये मत समझिएगा कि लैम्डा एम इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। नहीं सर, लैम्डा एम इज द वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाई उस समय बॉडी का टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम बी से जनरली डिनोट करते हैं। बी को बच्चों हम लोग नाम देते हैं वीन्स कांस्टेंट, जिसकी की वैल्यू यहाँ के अंदर होती है। बी को बच्चों हम लोग वीन्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। ठीक है बच्चों, और T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यही कहलाता बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अभी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, देखते जाइए आप। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार लैम्डा एम, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है मल्टीप्लाइड बाई बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स वी कैन से अगेन लैम्डा एम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब बच्चों लैम्डा एम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ इस नियम के अनुसार खींचें तो ये ग्राफ हमारा हाइपरबोलिक ढंग का जाएगा। इतनी बात समझ गए? अब फिर से एक बार चर्चा करते हैं। लैम्डा एम अभी हम लोगों ने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों ध्यान दीजिए,
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर हम डिक्रीज कराएंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, उल्टा होगा, रिवर्स होगा। बच्चों इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो इस बिहाफ पे एक ग्राफ है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसको समझिए। देखिए ये वाई एक्सिस पर मैंने लिया स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी या इंटेंसिटी बोल लीजिए या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, क्योंकि लैम्डा से तुलना कर रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कौन सी इंटेंसिटी है। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी रहा हो और इस बॉडी का टेम्परेचर T1 रहा हो, इससे तमाम सारे वेवलेंथ निकल रहे हैं, तमाम सारे वेवलेंथ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। कोई एक ऐसा वेवलेंथ रहा होगा जिस पर इंटेंसिटी आप देखिए यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, जिस पर इंटेंसिटी क्या है, लैम्डा m1। कोई एक ऐसा वेवलेंथ है, क्योंकि हमें कंपेयर करना, दो और आगे लेने, तो लैम्डा m ना नाम देकर लैम्डा m1 नाम दे दिया है। लैम्डा m1 के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी इस पूरे ग्राफ में देखिए, ये वाले ग्राफ में मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, जो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार है, तमाम सारे वेवलेंथ है, सबके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इंटेंसिटी है, लेकिन लैम्डा एम जो हमारा वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा। देखिए लैम्डा एम से ज़्यादा वाला भी वेवलेंथ है, लैम्डा एम से कम वाला भी वेवलेंथ है, लेकिन ज़्यादा वाले के लिए भी इंटेंसिटी कम है, कम वाले के लिए भी इंटेंसिटी कम होता जा रहा है। तो बच्चों लैम्डा एम एक ऐसा वेवलेंथ है जिस पर इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, अब मान लीजिए हम यही एक्सपेरिमेंट इसका टेम्परेचर बदल के T2 कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा सा। जब हम टेम्परेचर को बच्चों बढ़ाएंगे, कहाँ गए, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम जो यहाँ था वो शिफ्ट होगा, कम होगा, लैम्डा एम डिक्रीज करेगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ, और पीक थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ज्यों ज्यों वेवलेंथ कम होगा, फोटान के हिसाब से सोचिए, वेवलेंथ कम होगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एचन्यू के अनुसार फोटान की एनर्जी बढ़ेगी। मान लेते हैं एक सेकंड में 100 फोटान निकल रहे थे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले अभी भी 100 फोटान अगर निकल रहे हों, लेकिन क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लेके निकल रहे हैं तो इंटेंसिटी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, लाइक दिस। आप देख सकते हैं उसके कम या ज़्यादा करने पर, इधर या उधर जाने पर इंटेंसिटी घट रही है। और ज़्यादा हमने टेम्परेचर T2 की बजाय T3 कर दिया बढ़ाकर। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे हम वेवलेंथ को टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे लैम्डा एम कम होता जाएगा और पीक और ऊपर चलता चला जाएगा, समवेयर लाइक दिस। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आइए देख। मान लेते हैं बच्चों कोई एक बॉडी जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है, और यहाँ एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। नो डाउट वो अपने अंदर से अपने टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट रेडिएशन को इमिट कर रही होगी। यहाँ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, उससे इंफ्रारेड भी निकल रहा होगा, उससे बच्चों विजुअल पार्ट भी निकल रहा होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट भी उससे निकल रहा हो, पॉसिबल है। लेकिन जब टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बच्चों जब कम रहेगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार, तो लैम्डा एम क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। लैम्डा एम ज़्यादा होने का मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका क्या होगा, इंफ्रारेड में, सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड का इसमें हुआ। अच्छा, जब ज्यों हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे बच्चों, लैम्डा एम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो घटता जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर दूं बच्चों, तो क्या होगा, इंफ्रारेड से जो अब हमारा वेव निकलेगा वो कौन से उसमें शिफ्ट हो जाएगा, रेड में शिफ्ट हो जाएगा। और रेड के बाद बच्चों फिर आगे क्या रेड निकल रहा था तो बाकी निकलना बंद कर दिए, नहीं सर, बाकी भी निकल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी में रेड निकल रहा था, इसके फोटान सबसे ज़्यादा संख्या में उस समय निकल रहे होंगे बच्चों, और अपीयरेंस लगभग रेड होगा इस बॉडी का, जो निकलेगा वही तो दिखाई पड़ेगा। यहाँ के अंदर बच्चों टेम्परेचर मान लीजिए और ज़्यादा बढ़ा के हमने T3 कर दिया, टेम्परेचर और बढ़ाया, लैम्डा एम और कम होगा, यानी रेड से अब ऑरेंज में वो शिफ्ट हो जाएगा लैम्डा एम, यानी कि निकल तो सब रहे हैं, इंफ्रारेड, रेड, बाकी ये सब निकल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या में, मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या निकल रहा, ऑरेंज।
ठीक है। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, लैम्डा m शिफ्ट होता जाएगा और फाइनली वायलेट की ओर शिफ्ट होगा। निकलेगा तो सब, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या निकल रहा है, वायलेट, अपीयरेंस वायलेट की तरह से होगा। और फिर बच्चों और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा कर दें, तो हो सकता है लैम्डा m अल्ट्रा वायलेट में पहुँच जाए। अल्ट्रा वायलेट तो हम देख नहीं सकते, इसलिए बच्चों दिखाई तो इसी में से पड़ना है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी में अल्ट्रा वायलेट निकलेगा जो कि विजिबल नहीं होगा। विजिबल में जो वेवलेंथ है लगभग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये सभी बराबर ही इंटेंसिटी में निकल रहे होंगे, और लगभग जब बराबर इंटेंसिटी में सब निकलेंगे तो अपीयरेंस कैसा हो जाएगा। अगर सातों कलर बराबर इंटेंसिटी में निकलना शुरू कर दें लगभग, तो बच्चों अपीयरेंस समवॉट क्या हो जाएगा, वाइट। ऐसा अपीयरेंस यहाँ के अंदर आएगा, जो कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो पूछा जाएगा किसी बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका अपीयरेंस यानी कलर चेंज जो होगा वो कैसे होगा। तो आप कहोगे सर पहले रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, इस तरह से वायलेट की ओर शिफ्ट होगा, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसका ओवरऑल अपीयरेंस कैसा आ जाएगा, वाइट। क्यों? क्योंकि सभी लगभग बराबर इंटेंसिटी में निकलना शुरू हो जाएंगे। सवाल आता है लोहे के एक टुकड़े को किसी फर्नेस के अंदर डाल दिया गया, किसी भट्टी के अंदर डाल दिया गया, तो उसका अपीयरेंस क्या होगा। तो पहले आप प्रैक्टिकली भी देख लो, बहुत ज़्यादा तापमान पे अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो पहले रेड आएगा, फिर बच्चों ऑरेंज आएगा, फिर इस तरह से वायलेट की ओर शिफ्ट होगा, और फाइनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उसका एकदम से येलो आप रूप नहीं देखोगे, ना तो रेड देखोगे, हल्का सा व्हाइट प्रतीत होगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो। उसका कारण यही है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ये बातें एक्सप्लेन हो रही होती हैं। बच्चों यहाँ पर लैम्डा m इंटू कैपिटल T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लोगों से कह रहा है। बेटा जी ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्टार से सपोज करिए, अगर किसी स्टार से या किसी सन से आने वाला यहाँ के अंदर मैंने कहा किसी सन से, क्यों भाई बहुत सारे सन हैं क्या, यस बहुत सारे सन हैं। यहाँ पर बच्चों जितने स्टार आप देखते हो अपने आप में हर कोई एक सन की तरह से है, बशर्ते सन सबसे नियरेस्ट स्टार होता है, इसीलिए उसकी गर्मी हम लोग फील करते हैं, उसकी रोशनी इतनी तेज धरती लोग तक आती है और हम लोग इंजॉय करते हैं। फिलहाल बच्चों यहाँ लैम्डा m इंटू कैपिटल T इक्वल टू बी होता है। मान लीजिए सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें हम ये मेजर कर लें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी में कौन आ रहा है, उसके वेवलेंथ को यहाँ रख दें, बी की वैल्यू हमें पता है, तो बच्चों यहाँ कैपिटल टी की वैल्यू यानी सन के टेम्परेचर को हम धरती पे बैठे बैठे आसानी से आदरणीय वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये रहा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। बच्चों अगला लॉ हमारा है स्टीफेंस लॉ। आइए देखिए स्टीफेंस लॉ क्या कहना चाहता है। स्टीफेंस लॉ बच्चों ये कहता है कि किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है, सपोज करिए कैपिटल ई है, इमिसिव पावर उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर यहाँ का टेम्परेचर कैपिटल टी है तो बच्चों इसकी इमिसिविटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर जो हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी का होगा कैपिटल ई, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, इसको इक्वालिटी में बदलें प्रोपोर्शनलिटी को तो हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या है बच्चों, सिग्मा कहलाता है स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा इज द स्टीफेंस कांस्टेंट। और स्टीफेंस कांस्टेंट की जो यहाँ के अंदर वैल्यू होती है बच्चों वो होता है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। यूनिट आप निकाल सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन लिखा है स्टीफेंस लॉ के अनुसार ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, दिस इज फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मान लीजिए मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहूँ तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, काम देखें।
हमें पता है इमिसिविटी किसी गिवन बॉडी के लिए इक्वल टू होगा इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इन दिस वे वी कैन फाइंड हियर ई स्मॉल e दैट इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी ऑफ गिवन बॉडी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन इनटू कैपिटल ई। एप्सिलॉन इनटू कैपिटल ई और कैपिटल ई के स्थान पर हो जाएगा सिग्मा इनटू कैपिटल टी की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ से मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी के लिए इक्वेशन ऐसे बन के आ गया। ध्यान दीजिए इमिसिविटी किसी माफ करिएगा, इमिसिव पावर किसी बॉडी का मतलब रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय दैट बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैंने स्मॉल ई के जगह पर लिख दिया रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू दिस मच। इस प्रकार से बच्चों Q बाई टी यानी रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिटेड बाय बॉडी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। बच्चों रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम को जनरली पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ए सिग्मा इंटू टी की पावर 4। अब बच्चों देखो सिग्मा तो वैसे भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन अगर यहाँ कांस्टेंट गिवन बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करें तो कांस्टेंट होगा। यहाँ के लिए बच्चों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर उसमें कोई बदलाव ना हो टेम्परेचर के साथ, क्रॉस सेक्शनल नहीं बल्कि सरफेस एरिया कहें तो ज़्यादा उचित होगा, सरफेस एरिया में अगर बच्चों कोई बदलाव ना हो, कहने का मतलब एप्सिलॉन ये और सिग्मा कांस्टेंट बने रहें, तो ऐसे केस में रेडिएंट पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टी की पावर 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये स्टीफेंस लॉ से डिराइव होके आ रहा है, ना कि स्टीफेंस लॉ ये है। स्टीफेंस लॉ का एक्चुअल रूप यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों फिर अभी तक के डिस्कशन में मैंने सराउंडिंग के टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया है। बच्चों मान लो सराउंडिंग जो बॉडी को घेरने वाला सराउंडिंग है वहाँ का टेम्परेचर Ts हो, बॉडी का टेम्परेचर T हो और सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्वेश्चन में कंसीडर करना हो, क्वेश्चन में वो डेटा दिया हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ आ रहा था P इक्वल टू एप्सिलॉन ये सिग्मा टी की पावर 4, अब हो जाएगा एप्सिलॉन ये सिग्मा टी की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। सराउंडिंग के टेम्परेचर को भी यहाँ कंसीडर किया जाएगा और अब प्रोपोर्शनलिटी कुछ ऐसे बदल जाएगी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 माइनस ऑफ Ts की पावर 4। आई होप ये लॉ क्या है आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई एक बॉडी जो कि एक ठीक ठाक टेम्परेचर पे हो एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो अपने टेम्परेचर की वजह से वो लगातार थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा। और एक बात तो तय है, अगर लगातार वो थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालता जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर के कम होने का रेट क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग डिसाइड करने के लिए सपोज करिए कोई बॉडी है, ये लगातार थर्मल एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, नो डाउट इसका टेम्परेचर घटता चला जा रहा होगा। एनालिसिस की शुरुआत बच्चों हम यहाँ से करेंगे। हमें पता है इमिसिविटी इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और इस प्रकार से हमें क्या मिला, स्मॉल ई इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू कैपिटल ई हो गया और स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ के अंदर आ गई बच्चों एप्सिलॉन, कैपिटल ई के जगह पर हमारे पास हो जाएगा सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। देखिए स्मॉल ई का मतलब रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू दिस होल मच। फिर बच्चों यहाँ क्यू को मैंने एक साइड लिखा, बाकी को एक साइड कर दिया, कुछ ऐसे आ गया एप्सिलॉन सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल टी इज द टाइम, कैपिटल टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बच्चों हम टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ मिलेगा डी क्यू और डी टी, यहाँ मिलेगा एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4, स्मॉल टी को स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में किया 1 आ गया। तो यहाँ के अंदर बच्चों डी क्यू का मतलब हीट एनर्जी में होने वाला थोड़ा सा परिवर्तन, कितनी हीट एनर्जी निकली डी क्यू कितने समय में, डी टी समय में। डी क्यू की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, डी क्यू हीट एनर्जी इक्वल टू अगर हम
बच्चों कैलोरीमेट्री में थोड़ा जाए उससे रिलेट करें स्पेसिफिक हीट से, तो ये वैल्यू आ जाएगा एमएस इंटू डी थीटा या डी कैपिटल टी। केल्विन में होने वाला चेंज और डिग्री सेल्सियस में होने वाला चेंज सेम होता है, तो हम डी थीटा लिखें या डी कैपिटल टी लिखें, बात वही पड़ेगा। बच्चों इस प्रकार से हमारे पास अब देखिए रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या हुआ। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब हुआ बच्चों डी कैपिटल टी और डी स्मॉल टी या डी थीटा और डी टी भी आप इसको लिख सकते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, देखिए एप्सिलॉन सिग्मा ए टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एम इंटू एस। एम इज द मास, एस इज द स्पेसिफिक हीट। अब बच्चों मान लीजिए हम यहाँ पर किसी स्फेरिकल बॉडी की बात करें जिसका रेडियस r हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्फेरिकल बॉडी एंड इट्स रेडियस इज r, देन व्हाट विल हैपन, डी टी ओवर डी स्मॉल टी या डी थीटा ओवर डी टी कर सकते हैं, दोनों बातें यहाँ एक ही होंगी। यहाँ के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सिग्मा ए इज द सरफेस एरिया। अगर बॉडी स्फेरिकल है बच्चों तो सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया के जगह पर हमारे पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल टी टू द पावर 4। कैपिटल टी की पावर क्या हो गया बच्चों 4 डिवाइडेड बाई रो डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर बच्चों देखिए मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज द रो और वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू स्पेसिफिक हीट। यस ये हमने रखा। बच्चों इसमें काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट होंगी और कैंसिल आउट करने के बाद जो हमको रेट ऑफ कूलिंग यहाँ के अंदर मिलेगा वो हो जाएगा डी टी ओवर डी टी या डी थीटा ओवर डी टी। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 3 एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4, इसको कट करने के बाद यही मिलेगा डिवाइडेड बाय रो आर एस। इस तरह से इक्वेशन यहाँ के अंदर बना। समझिए बच्चों, अगर हम एक काम करें, हम ये मान लें कोई स्फेरिकल बॉडी है और टेम्परेचर कैपिटल टी पर है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ऐसे दो स्फेरिकल बॉडी को कंपेयर करें जो एक ही टेम्परेचर पे हों लेकिन उनका रेडियस अलग अलग हो और एक ही मटेरियल के बने हों, तो मटेरियल एक मतलब रो यस बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ के अंदर बच्चों टेम्परेचर एक ही है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ कूलिंग जो होगा बच्चों, रेट ऑफ जो यहाँ के अंदर कूलिंग होगा, दो ऐसे स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं जिनका रेडियस अलग अलग है बट टेम्परेचर सेम है, मटेरियल सेम है, तो रेट ऑफ कूलिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी बड़ा वाला जो बॉडी होगा उसके लिए रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, जो छोटा वाला बॉडी होगा, छोटा वाला स्फेरिकल बॉडी होगा, कम रेडियस वाला होगा, उसके लिए रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन सभी डिस्कशंस में हमने सराउंडिंग के टेम्परेचर को कंसीडर नहीं किया है। अगर बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कंसीडर करते तो ऐसे केस में T के जगह पर आ जाता T माइनस TS की पावर 4, T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। और अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर को यहाँ कंसीडर करते तो ये हो जाता T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। ध्यान रखिएगा, कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे आप चेंज करेंगे। जनरली सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादातर सवाल में मेंशन नहीं होता है, उसको इग्नोर करते हैं। अगर मेंशन किया है तो बच्चों ये वाली टेक्निक लेके आपको चलनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज़ और, आप किताबों में रेट ऑफ कूलिंग जब देखोगे बच्चों तो रेट ऑफ कूलिंग में यहाँ माइनस लिखा हुआ आपको मिलेगा। रेट ऑफ कूलिंग इक्वल टू माइनस dt ओवर dt होगा। ऐसे केस में बच्चों क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। माइनस चिन्ह ये दिखाता कि भैया टेम्परेचर घटने की बात हो रही है। खैर न्यूमेरिकल प्रोसेस में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वैसे यहाँ भी हो जाता है, तो कोई इसका बहुत बड़ा न्यूमेरिकल के केस में प्रभाव नहीं पड़ने वाला। माइनस चिन्ह केवल यही इंडिकेट करता है कि भैया रेट ऑफ कूलिंग आप निकाल रहे हो, कूल हो रहा बॉडी, कूल हो रहा मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये डिस्कशन आप समझ गए होंगे। बच्चों हमारा अगला लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आइए देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये भी बेटा कूलिंग रेट की बात करता है। स्टीफेंस लॉ का ये स्पेशल रूप है, उसी लॉ से डिराइव हुआ एक लॉ है जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के नाम से जानते हैं।
बच्चों तो ये पूछा जाता है बेस्ड कौन सी लॉ पे होता है, तो सीधा सा मतलब है स्टीफेंस लॉ का रिड्यूस्ड रूप है, तो ऑब्वियसली यहाँ स्टीफेंस लॉ पर बेस्ड होगा। दूसरी बात, यहाँ ये कब लागू होता है, स्टीफेंस लॉ में क्या ऐसी खास बात हो जाती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन जाता है। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कॉन्सेप्ट तब लागू होगा जब बॉडी और बॉडी को घेरने वाला जो सराउंडिंग है उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। ऐसा नहीं कि 2000 डिग्री सी का अंतर हो, ऐसा नहीं कि 4000 डिग्री सी का अंतर हो, हाँ 50 डिग्री सी का अंतर है चलेगा, 100 डिग्री सी का अंतर है कुछ हद तक चलेगा, 80 डिग्री सी का अंतर है चलेगा। बहुत ज़्यादा अंतर अगर होगा तो ऐसे केस में बच्चों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट होगा वो काफ़ी ज़्यादा एरर वाला होगा, हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो खास बात ये कि ये लॉ एप्लीकेबल होगा एप्लीकेबल इफ देयर इज स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, इस लॉ का कहना क्या है जल्दी जल्दी समझ लीजिए, रिवीजन क्लास है। यहाँ के अंदर बच्चों इस लॉ का कहना ये है कि रेट ऑफ कूलिंग, मान लीजिए कोई बॉडी है और बॉडी का टेम्परेचर थीटा डिग्री सी है और उसके घेरने वाला जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर थीटा एस डिग्री सी है। तो इस लॉ का कहना ये है कि rate of cooling of body will be directly proportional to difference of temperature between body and सराउंडिंग। ठीक है, बॉडी हाई टेम्परेचर पे, सराउंडिंग लो टेम्परेचर पे, ये रेडिएशन को निकाल रहा है, ठंडा हो रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। यहाँ पर इसको इक्वेट करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, इस तरह का यहाँ इसका रूप बन के आ गया। ठीक है, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर पहले थीटा 1 डिग्री सी था, सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर थीटा एस है उस वहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो बॉडी लगातार कूल होती जाएगी। आफ्टर टाइम टी बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 से डिक्रीज होकर क्या हो गया, थीटा 2 डिग्री सी हो गया। तो यहाँ के अंदर अगर रेट ऑफ कूलिंग आपको निकालना हो तो रेट ऑफ कूलिंग कैसे निकालेंगे, न्यूटन्स लॉ के अनुसार रेट ऑफ कूलिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। तो यहाँ रेट ऑफ कूलिंग में हम एवरेज रेट ऑफ कूलिंग बच्चों ऐसे केस में निकाल पाते हैं, इंस्टेंटेनियस तो ऐसे मिलेगा नहीं, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग निकालते हैं। रेट ऑफ कूलिंग थीटा 1 से थीटा 2 हुआ कितने समय में, टी समय में, तो ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टाइम जो भी लगा हो, ये हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग की एवरेज वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ऑफ बॉडी माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग। अब थीटा ऑफ बॉडी में तमाम वैल्यू हैं, बॉडी के टेम्परेचर लगातार घटता गया तो कौन वाला थीटा यहाँ रखेंगे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हैं, यहाँ बॉडी के टेम्परेचर की एवरेज वैल्यू रखेंगे। पहले थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हुआ, तो एवरेज टेम्परेचर के जगह हम लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। इस तरह का सिचुएशन यहाँ के अंदर बनेगा। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन जो भी बना, अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ इक्वल प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलकर यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकता हूँ, समवेयर लाइक दिस। बच्चों इस तरह से इक्वेशन बड़ा यूजफुल हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में आते हैं। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि कोई बॉडी जिसका कुछ टेम्परेचर दे देगा, किसी सराउंडिंग में रखा है और सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी है और इसके घेरने वाला जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। अभी देखें तो टेम्परेचर का डिफरेंस 80 डिग्री सी है। ज्यों ज्यों बॉडी ये ठंडा होता जाएगा, इससे हीट एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता जाएगा। टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज करेगा तो सेम अमाउंट कूल होने में ज़्यादा समय लगता जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं 100 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक कूल होने में इस बॉडी को T1 समय लगा, T1 टाइम लगा। 80 डिग्री सी से 60 डिग्री तक कूल होने में T2 टाइम लगा। 60 डिग्री से 40 डिग्री तक कूल होने में T3 टाइम लगा। पहले देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस 80 था,
अब टेम्परेचर का डिफरेंस 60 बचा है, अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना बचा है सराउंडिंग से 40 बचा है, अब टेम्परेचर का डिफरेंस 20 बचा है। तो बच्चों जो जो बॉडी कूल होता जा रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस घटता जा रहा है। और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कम होता जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होता जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग कम होता जाएगा मतलब सेम अमाउंट कूल होने में ज़्यादा समय लेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखें तो T3 सबसे ज़्यादा होगा, T2 उसके बाद होगा, T1 सबसे कम होगा। यहाँ सेम अमाउंट ऑफ 20 डिग्री सी मैंने कूल कराया है, लेकिन लगातार सराउंडिंग से टेम्परेचर का डिफरेंस पर अगर ध्यान दें तो घटता जा रहा है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग घटता गया। रेट ऑफ कूलिंग घटता गया तो टाइम ऑफ कूलिंग जो यहाँ के अंदर था वो बढ़ता गया। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है ये जरा जल्दी से समझ लेते हैं। बच्चों सन जो है वो अपना रेडिएशन लगातार निकालता जा रहा है और यहाँ पर सन से कुछ दूरी पर हमारा अर्थ है। उस सोलर रेडिएशन का एक थोड़ा सा हिस्सा अर्थ के सरफेस पर आकर पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर सन का कितना रेडिएंट एनर्जी अर्थ के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर इंसिडेंट होता है बच्चों, इसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इंसिडेंट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। बच्चों रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम सोलर कांस्टेंट का नाम देंगे। यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम एक साथ लिख सकते हैं रेडिएंट पावर, तो बन गया रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया। इस हिसाब से बच्चों सोलर कांस्टेंट के लिए एक महत्वपूर्ण इक्वेशन बन के आया, S इक्वल टू हो गया PS डिवाइडेड बाई PS इन दी सेंस रेडिएंट पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर का यहाँ स्क्वायर हो गया, स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करें, फिर से हम उसी पॉइंट पर आते हैं। इमिसिव पावर किसी बॉडी का इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू कैपिटल ई होता, कई बार मैं बता चुका। कैपिटल ई के जगह पर स्टीफेंस लॉ के अनुसार सिग्मा TS की पावर 4 हो जाएगा TS, क्योंकि यहाँ बॉडी जो हमारा वो सन है और सन का टेम्परेचर मैंने क्या ले लिया TS। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर E के जगह पर मैंने लिख दिया रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यहाँ के अंदर बच्चों रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैंने अलग कर लिया, एरिया को इस साइड भेज दिया। यहाँ के अंदर रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या कहेंगे, रेडिएंट पावर, जो कि सन से निकल रहा है, इसको PS से डिनोट करेंगे। आगे एप्सिलॉन सिग्मा ये TS की पावर 4। बच्चों ध्यान दीजिए, सन को हम लोग एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह से ट्रीट करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो जान लीजिए, सन कैन बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। उसके पीछे कई रीजन होते हैं, स्टिल रिवीजन क्लास, यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये हो गया बच्चों स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। यहाँ के अंदर स्मॉल ई, सन को अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल ई के जगह पर कैपिटल ई आ जाएगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर दैट इज कैपिटल ई अपॉन परफेक्ट ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कैपिटल ई, कैंसिल होके क्या आ गया 1। तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह 1 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ सन के लिए हमारे पास PS यानी रेडिएंट पावर की जो वैल्यू आ गई वो हो गई सिग्मा कहाँ गया, सिग्मा इसके जगह पर 1 हो गया सिग्मा ये, और ये के जगह पर सन का जो सरफेस एरिया हुआ बच्चों वो हो गया 4 पाई RS का स्क्वायर, सन के रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई TS की पावर 4। अब हमें अगर सोलर कांस्टेंट निकालना है तो इक्वेशन हमारा कहता है सोलर कांस्टेंट इक्वल टू PS अपॉन दिस मच। ध्यान रखें, यहाँ पर जो हम एरिया लिए हैं जिससे इसको डिवाइड किए हैं, क्योंकि सन का जो रेडिएशन है वो पूरे इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर जिस ऑर्बिट पे चल रहा है अर्थ हमारा, उस ऑर्बिट को लेते हुए एक स्फीयर बना दीजिए, उस पूरे पे वो बच्चों लाइट जा रहा है, सन का चारों तरफ बिखर रहा है। तो यहाँ मैंने जो एरिया लिया है इस इमेजिनरी स्फीयर का लिया है 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ के अंदर S इक्वल टू हो जाएगा PS डिवाइडेड बाई PS के जगह पर बच्चों ये देखिए हमारे पास कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ S इक्वल टू सिग्मा 4 पाई RS का स्क्वायर TS की पावर 4 दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई
4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात है, आप जैसे महान बच्चों के लिए ये चीज़ खत्म हो गया बच्चों। क्या बचा? सोलर कांस्टेंट दिस मच विल बी हियर सिग्मा RS की पावर यहाँ के अंदर RS का स्क्वायर रहेगा, माफ करिएगा। इस तरह से हमारे पास कैपिटल S की वैल्यू बच्चों, इस तरह से कैपिटल S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा RS की पावर 4 RS की पावर 2 TS की पावर 4 डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों सोलर कांस्टेंट के लिए इक्वेशन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब सोलर कांस्टेंट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है बच्चों, यस की वैल्यू होती है हमारे पास 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनता है, या यही इक्वल टू होता है बच्चों 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या यूनिट को बदल के लिखना चाहें किलो जूल पर सेकेंड को वाट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से सोलर कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट जो यहाँ पर पैरामीटर हैं सबकी वैल्यू रखने के बाद हमें पता चला सोलर कांस्टेंट इक्वल टू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी अर्थ के सरफेस के द्वारा 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 2 कैलोरी सोलर एनर्जी रिसीव होती है। या किलो जूल में अगर देखें तो 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर एरिया में पर सेकेंड में सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस के द्वारा रिसीव की जाती है। आई होप ये बात आपको समझ आया होगा। बच्चों हमारे अर्थ पर कुछ कंट्रीज, कुछ जगहें ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, -डिग्री C में, जैसे -10 डिग्री C, -20 डिग्री C। ऐसे जगहों पे इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से जहाँ भी वाटर इकट्ठा होता है बच्चों, जैसे कोई लेक हुआ, कोई रिवर हुआ, इस तरह का कोई जगह हुआ, तो वहाँ के जो ऊपरी परत वाटर की होती है उसके ऊपर आइस जम जाता है। इवन इतना मोटा मोटा आइस का परत जम जाता है कि लोग आसानी से उस पर चलते हैं। बच्चों यहाँ पर इस पर सवाल आता है कि आइस का जो यहाँ पर लेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, और दूसरी बात कितना समय लगेगा उसको बनने में, इतनी थिकनेस का लेयर बनने में कितना समय लगेगा, इस तरह से सवाल आता है। तो देखिए इनफैक्ट होता क्या है कि कहीं पे पानी भरा हुआ है किसी लेक में, तालाब में, बाहर का टेम्परेचर निगेटिव में है, बहुत ज़्यादा, 0 से भी कम, 0 पे तो बर्फ़ हो जाता है, 0 से भी कम है, तो 0 के कंपेरिजन यहाँ मान लेते हैं -θ डिग्री C, मान लो -20 डिग्री C है, तो -20 डिग्री C के केस में अगर वाटर 0 पे भी है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे है, तो हीट एनर्जी का फ्लो हाई से लो टेम्परेचर की ओर होगा, मतलब वाटर से एटमॉस्फेयर में होगा, जिसकी वजह से इसके परत का टेम्परेचर और कम होगा, और कम टेम्परेचर होगा तो 0 पर ही वो आइस में बदलना शुरू हो जाएगा, और कम टेम्परेचर होगा तो और अच्छे से आइस बनना शुरू हो जाएगा। बच्चों धीरे धीरे यहाँ आइस की परत और मोटी होती जाएगी, नीचे से परत बढ़ती जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि अभी भी थर्मल एनर्जी कंडक्ट कर रहा। अब आइस तो एक कवच बन गया इसके ऊपर, इसके अंदर जस्ट देखें तो वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री C रहेगा, और इसके जस्ट बाहर देखें तो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर निगेटिव में है। हीट एनर्जी का कंडक्शन आइस से होकर हाई टू लो टेम्परेचर, 0 से माइनस टेम्परेचर की ओर होगा, और ज्यों-ज्यों ऐसा होता रहेगा बच्चों, ये नीचे से, ना कि ऊपर से, नीचे से इसका जो लेयर का थिकनेस है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा एक बात और, आइस जो होता है वो हीट का बच्चों एक बैड कंडक्टर होता है, हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं होने देता है या बड़ा मुश्किल से होने देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर बच्चों ये कंडक्शन होने की वजह से इसका परत जो है, इसका बच्चों जो लेयर है और मोटा होता जाएगा, और धीरे धीरे जितना ज़्यादा ये मोटा होता जाएगा हीट एनर्जी का फ्लो कर पाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। धीरे धीरे हीट एनर्जी का फ्लो कम होते 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 स्टेडी स्टेट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, और वहाँ पे जा कर के काफ़ी समय बाद एक परमानेंट लेयर बन जाएगा, उसका परमानेंट थिकनेस होगा। समझ में आ रहा बच्चों? और यहाँ देखिए जो मैंने बॉटम पे बनाया, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो वाटर होगा बॉटम पर होगा। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो बच्चों तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री C पर मैक्सिमम होती है। अब देखिए
यहाँ के अंदर बच्चों सिचुएशन ये है, पूछा जाएगा यहाँ x थिकनेस का लेयर बनने में, या यूँ कह लीजिए थिकनेस मान लेते हैं पहले इसका x1 था, x1 से बढ़कर x2 हो गया, तो x1 से बढ़कर x2 थिकनेस पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये सवाल पूछा जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, डेल्टा टी टाइम टेकिंग फॉर आइस टू कन्वर्ट फ्रॉम थिकनेस x1 टू x2, x1 से x2 होने में कितना समय लगेगा, रो एल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ के इंटू थीटा का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ आइस। रो क्या है बच्चों? दिस इज डेंसिटी ऑफ आइस। एल क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस विच इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, एंड हियर व्हाट इज के? K is the thermal conductivity of ice and डेल्टा थीटा नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा का मतलब है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसका केवल यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में मुझे लेना है। बच्चों x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 इज द फाइनल थिकनेस, x1 इज द इनिशियल थिकनेस। तो ये इक्वेशन यहाँ के अंदर आएगा। बच्चों मान लो पहले इसका थिकनेस 0 रहा हो, 0 से x हुआ हूँ, x से 2x हुआ हूँ, 2x से 3x हुआ हूँ, तो यहाँ पूछा जाएगा 0 से x होने में डेल्टा t1 टाइम लगा, x से 2x होने में डेल्टा t2 टाइम लगा, 2x से 3x होने में डेल्टा t3 टाइम लगा एंड सो ऑन। तो यहाँ डेल्टा t1 डेल्टा t2 डेल्टा t3 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? दिस इज सो सिंपल टू से। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास टाइम टेकन, अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हम माने और कांस्टेंट हैं भी वैसे, तो यहाँ के अंदर डायरेक्ट टाइम टेकन will be directly proportional to x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या मिलेगा? डेल्टा t1 डेल्टा t2 डेल्टा t3, ये जो रेशियो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1:3:5 एंड सो ऑन। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे।